जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं तनु चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं जनहितैषी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इतिहास रचती हुई दिख रही है। ऐसा लगातार तीसरी बार होगा। रुझानों में सुबह से आगे चल रही कांग्रेस पिछड़ चुकी है, जबकि भाजपा अर्धशतक लगाती हुई नजर आ रही है। ताजा रुझानों की बात करें तो भाजपा को 49 और कांग्रेस को 35 सीटें मिलती दिख रही है। अगर ये रुझान परिणाम में बदल जाते हैं तो हरियाणा में इस बार रिवाज टूट जाएंगे और भाजपा की वापसी से एक नया रिकॉर्ड बनेगा। हरियाणा के पुरानी विधानसभा चुनाव परिणाम को देखा जाए तो यहाँ जनता ने किसी भी राजनीतिक दल को कभी भी लगातार 3 बार सत्ता नहीं सौंपी। इतना ही नहीं, हरियाणा के इतिहास में बीजेपी का ये अब तक का बेहतरीन परफॉर्मेंस भी है। बीजेपी इससे पहले कभी भी 50 के आंकड़े को छू नहीं सकी है। बात अगर जम्मू कश्मीर की जाए तो एनसी लगभग 48 सीटों पर चल रही है। पीडीपी 4, बीजेपी 28 और अन्य 5 सीटों पर पकड़ बनाई है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था। गठबंधन ने ये दावा किया था कि वो अपने दम पर 90 संसदीय सदन में 46 का जादुई आंकड़ा पार कर लेंगे। वहीं बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवार पर निर्भर है। सुबह से ही चुनावों की चहल पहल देखी जा रही है और एनसी की जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला एक्शन मोड में नजर आए हैं। उन्होंने अपने आवास के बाहर अपने समर्थकों को धन्यवाद किया है और एक तरफ एनसी के समर्थक भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और आपको बताते चलें कि ये परिणाम साफ है कि हरियाणा में बीजेपी को जीत हासिल हुई है और जम्मू कश्मीर में एनसी को एक तरफा जीत मिली है। इसके साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी समर्थ पेड़ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये जो पहला सवाल है मैं उनसे पूछूंगी कि कहा जा रहा था कि बीजेपी हरियाणा में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है, लेकिन रुझानों में उसे बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। ये तो प्रो इनकम्बेंसी जैसे हालात बन गए। इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही कहा शिखा आपने। जिस तरह से चुनाव हुए, चुनाव प्रचार हुआ, उसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए, माना यही जा रहा था कि कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के लिए, बीजेपी को उम्मीद यही थी, कोशिश ये कहा जा रहा था कि कोशिश बीजेपी की ये है कि एक सम्मानजनक हार उसकी हो। भाई हरियाणा वो हारने जा रहे हैं, लेकिन कम से कम इतनी सीटें 20 प्लस के पास अगर उनका आंकड़ा पहुंच जाता है तो कम से कम उनकी एक सम्मानजनक हार हो, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। ये सियासी जानकारों का कहना था। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल 10 सालों बाद फिर ऐसा प्रदर्शन करेगी कि वो बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आए। शिखा, तनु, आप समझिए कि ये कोई छोटी बात नहीं है। 10 सालों तक राज्य में, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई और उसके बाद जो कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रही है, इस बार बीजेपी का आना बिल्कुल मतलब उसकी शून्य संभावनाएं हैं, हारना तय है, ये कहा जा रहा था। लेकिन ये वोट जो पड़ा है दरअसल ये प्रो इनकम्बेंसी जैसा वोट है। 2014 में भी जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत अपने दम पर हासिल किया था, उस समय भी उसकी इतनी सीटें नहीं थी जितनी सीटें इस वक्त उसको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। 49 और 50 के बीच में ये आंकड़ा जो है वो कभी 50 हो जाता है, कभी 49 हो जाता है। कांटे की टक्कर है। ये जिस तरह से आंकड़ों में फेरबदल हो रहा है, ये इस बात की तस्दीक करता है कि हरियाणा में कांटे की टक्कर हुई, लेकिन इस कांटे की टक्कर में कांग्रेस अगर 35 सीटों के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के आंकड़े को छू रही है, तो शिखा समझिए इस बात को कि बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी रणनीति बनाते हुए इस चुनाव को लड़ा है। जो फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए और वो ज़मीन पर किस तरह से असरअंदाज हुए, इसका अगर विश्लेषण किया जाए तो कई ऐसे अहम फैसले बीजेपी ने अब हरियाणा को लेकर के जब रणनीति बनाई जा रही थी तब किए। सबसे पहला तो ये कि देखिए, हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया। एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के खिलाफ थी, ये खुद शीर्ष स्तर पर महसूस किया गया। मनोहर लाल खट्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली में जाते हैं, वहाँ पर जनता को संबोधित करते हैं, मनोहर लाल खट्टर की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन अगले ही दिन वो हटा दिए जाते हैं।
मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं हरियाणा के, अप्रत्याशित फैसला। उसके बाद नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी गई। नायब सिंह सैनी कोई बहुत चर्चित चेहरा नहीं थे, हालांकि बीजेपी में संगठन के मजबूत वो व्यक्ति माने जाते थे। उनके हाथ में, ओबीसी समुदाय से आते हैं, उनके हाथ में पहले संगठन की कमान प्रदेश में सौंपी गई, उसके बाद सरकार की कमान सौंप दी गई। और लोकसभा चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, हालांकि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जोर शोर से हरियाणा में रैलियां करी, लेकिन नायब सिंह सैनी ने भी प्रदेश स्तर पर मोर्चा संभाले रखा। हालांकि प्रदर्शन अप्रत्याशित था बीजेपी के लिए, क्योंकि जो सीट, मतलब जो पार्टी 10 सीटें जीतती हो हरियाणा के लोकसभा चुनाव में, वो 10 से 5 में पहुंच गई। कहा यह गया कि दरअसल नायब सिंह सैनी कुछ कमाल कर नहीं पा रहे हैं बीजेपी के लिए, और पता नहीं ये फैसला जो उनको चुनने का हुआ और मुख्यमंत्री बदलने का हुआ, ये निर्णय ज़मीन पर कुछ बीजेपी को लाभ पहुंचा पा रहा है या नहीं पहुंचा पा रहा है, इसको लेकर के लोगों के मन में दुविधा थी। अब विधानसभा चुनाव जब नज़दीक आए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी पूरी कमान नायब सिंह सैनी को सौंप दी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मात्र 4 रैलियां इस बार हरियाणा में करी। बाकी तमाम स्टार प्रचारकों ने, ऐसा नहीं है कि चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन नायब सिंह सैनी को ही फ्रंट में रखा गया। अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में नायब सिंह सैनी की जम करके तारीफ करते थे। सभी ये कहते थे कि भाई नायब सिंह सैनी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतती है तो नायब सिंह सैनी ही दोबारा मुख्यमंत्री बीजेपी के होंगे। उन्हीं के ऊपर दारोमदार था पार्टी को जिताने का, और उन्होंने कमाल कर दिया है शिखा। जिस तरह से वो ऐसे माहौल में पार्टी को जिता करके लेकर के आए हैं, ये उनके, मतलब जब उनके काम की, उनके इस प्रदर्शन की समीक्षा होगी तो वाकई में ये कहा जाएगा कि नायब सिंह सैनी ने कमाल तो कर दिया हरियाणा में। अच्छा, तो जैसे मैं रणनीति की चर्चा कर रहा था कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई किस तरह से उसके लिए कारगर सिद्ध हुई, सबसे पहले तो ये कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। उसके बाद देखिए, जो नॉन परफॉर्मिंग विधायक थे, उनके सिटिंग एमएलएस, उनके सबके टिकट काट दिए। मतलब ये माना गया कि कई बड़े चेहरे हैं उसमें, उनको अगर टिकट नहीं दिया जाएगा तो पार्टी के लिए वो बागी होकर के नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, लेकिन इसकी चिंता नहीं करी पार्टी ने, और उन सभी नॉन परफॉर्मिंग विधायकों को, एमएलएस को टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह पर नए चेहरे उतारे गए, और उन नए चेहरों ने जनता के बीच में लोकप्रियता हासिल करी, उनका समर्थन लिया, जिसका नतीजा है कि आज बीजेपी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है हरियाणा में। अच्छा, बागी जो हुए भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस के भी अच्छे खासी संख्या में बागी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बागी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये माना गया। कई सीटों से वो चुनाव भी लड़ रहे थे बागी जो हैं, लेकिन बीजेपी ने बहुत गंभीरता से उन बागियों को नहीं लिया, और अपनी जो रणनीति बनाई थी उनसे अलग हटके अपना चुनाव लड़ने की, उनको मतलब साइडलाइन करने की, उसी रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ती चली गई। ये रणनीति भी, ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये भी काम करती हुई नजर आई। फिर देखिए, दुष्यंत चौटाला से जिस तरह का माहौल था, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के विरुद्ध, बीजेपी ने उसको समय रहते भांपा, उनसे अलग हुए, बिल्कुल एक दूरी बना करके रखी। इसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मिला है। तो अगर इन तमाम जो मुद्दे हैं इनको ध्यान में रखा जाए तो ये मजबूत आधार बने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार, अगर ऐतिहासिक, ये हरियाणा में ऐतिहासिक जीत है, इस तरह का प्रदर्शन कभी भी किसी दल ने हरियाणा में नहीं किया, तो इस इतिहास को अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बना पा रही है तो शिखा समझिए कि इसके पीछे बीजेपी के वो तमाम जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, प्रदेश स्तर से लेकर के केंद्र तक, उन सब की रणनीति काम आई है। समर्थ जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि क्या अंदरूनी कलह या फिर अति आत्मविश्वास की वजह से कांग्रेस की हरियाणा में हार हुई है? इस पर कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपने सही कहा तनु, वाकई में कांग्रेस को आत्ममंथन करने की तो ज़रूरत है। एक ऐसा चुनावी माहौल जिसमें आपके पक्ष में सारी चीज़ें जाती हुई दिख रही हों, और ये आकलन लगाया जा रहा हो कि भाई प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही हो,
उसके बाद अगर इस तरह के नतीजे आएंगे तो पार्टी को आत्ममंथन करने की बहुत ज़रूरत है। ये समीक्षा होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या चूक हो गई, क्या गलती हो गई, जिसकी वजह से आप बहुमत का आंकड़ा तो नहीं छू पाए, आप सरकार बनाने तक की स्थिति में अगर राज्य में नहीं पहुंच रहे हैं। और ये वो राज्य जहां पर अब से 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं, आप 0 से 5 का आंकड़ा हासिल करते हैं, आपका वोट परसेंटेज बीजेपी से मात्र 2% कम रहता है। मतलब ये समझिए बहुत अच्छा प्रदर्शन जिस राज्य में कांग्रेस ने अब से 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव में किया हो, उसी राज्य में इस तरह का प्रदर्शन, हालांकि 35 सीटें कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, ये कोई बहुत ख़राब प्रदर्शन नहीं है। लेकिन जब 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली हो और कांग्रेस का कहना ये रहा हो कि भाई बहुत ख़राब सरकार बीजेपी ने चलाई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, किसान नाराज़ हैं और जवान नाराज़ हैं, अग्निवीर मुद्दे को लेकर के युवाओं में नाराज़गी है, पहलवान यानी कि खिलाड़ी भी नाराज़ हैं। अगर इतनी नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मतलब विरुद्ध थी राज्य में, और कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, तो फिर इस तरीके के नतीजे कांग्रेस के लिए क्यों आए, ये सोचने वाली बात होगी। अब कई चीज़ें अब लोग कह रहे हैं, जब इस कांग्रेस की इस हार का विश्लेषण हो रहा है तो दरअसल जो 2 मुख्य मुद्दे हैं जिनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस। क्या अति आत्मविश्वास में आकर के कांग्रेस ने लापरवाहियां करी, कुछ ऐसे निर्णय ले लिए, कुछ ऐसे फैसले ले लिए। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात हो रही थी, लेकिन क्या अति आत्मविश्वास से ग्रसित था प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस का, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई हम अकेले ही सक्षम हैं हरियाणा में सरकार बनाने के लिए, हमें किसी के साथ की, किसी के समर्थन की, किसी के साथ गठबंधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस पार्टी को भारी पड़ गया? अंदरूनी कलह, देखिए वो कहते रहिए ना कि सरकार बनने की स्थिति आई नहीं, उसके पहले ही हर कोई तो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था कांग्रेस के भीतर, चाहे कुमारी सैलजा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, सबके बयान आ रहे थे कि मुझे सीएम बनना है, मैं सीएम पद का दावेदार हूं। और फिर इस सीएम पद को लेकर के आपस में खींचतान किस तरह से हुई। कुमारी सैलजा चुनाव लड़ना चाहती थी, उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, वो जो कैंडिडेट्स चाहती थी उनको टिकट मिले, पार्टी हाईकमान ने वो भी नहीं सुनी। 72 टिकट्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंप के जो नेता थे उनको मिले। एक असंतोष पार्टी के भीतर देखने को मिला, कुमारी सैलजा नाराज़ होकर के घर बैठ गई, चुनाव प्रचार नहीं कर रही थी। अच्छा, अब बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को इस तरह से भी उठाया कि भाई ना महिला नेताओं का सम्मान है कांग्रेस के अंदर, ना दलित नेताओं का सम्मान है। अब अगर मान लीजिए, देखिए अब धीरे धीरे करके जब आंकड़े और विस्तार से आएंगे, जब ये समझा जाएगा किस समुदाय ने किसको कितना ज़्यादा वोट किया, बीजेपी को किन किन वर्गों ने ज़्यादा समर्थन दिया, कांग्रेस को किस वर्ग ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, जब इसका विश्लेषण होगा तब ये भी समझा जाएगा कि जिस जाट और दलित वोट बैंक को साध करके कांग्रेस दरअसल सत्ता की सीढ़ियां हरियाणा में चढ़ना चाहती थी, उसमें से क्या दलित वोट बैंक छिटका? वो दलित जिन्होंने लोकसभा चुनाव में पीछे खड़े होकर के कांग्रेस के साथ उसका आधार, उसकी ज़मीन को मजबूत किया, वो दलित वर्ग क्या विधानसभा चुनाव आते तक उससे छिटक गया? और क्या उसके पीछे कुमारी सैलजा की नाराज़गी एक बहुत बड़ा कारण बनी? ये तमाम अब विश्लेषण के विषय हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए हरियाणा की हार को पचा पाना कतई आसान नहीं होगा। और अब तो इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, इन राज्यों के चुनाव होने हैं। अगर पार्टी ने कोर्स करेक्शन नहीं किया तो फिर आगे की राह जो है वो कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, बेहद मुश्किल नजर आ रही है। वही तीसरा सवाल यह है आपसे कि क्षेत्रीय दलों और आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन उनकी आशा के अनुरूप नहीं रहा, क्या कहेंगे? ठीक कहा शिखा आपने, जिस तरह का प्रदर्शन क्षेत्रीय दलों का रहा है वो कम से कम उनकी आशा के अनुरूप तो नहीं रहा। जेजेपी ने एएसपी के साथ गठबंधन किया, आज़ाद समाज पार्टी के साथ चंद्रशेखर वाली जो पार्टी है, और इनेलो ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया। लेकिन इन सभी दलों का प्रदर्शन, और चाहे आम आदमी पार्टी का हो, बेहद निराशाजनक रहा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि भाई बहुत सी सीटों में इन दलों ने कांग्रेस का वोट काटा है, जिसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई है। लेकिन अगर व्यक्तिगत इन
दलों के प्रदर्शन की बात करी जाए तो फिर किसी का भी प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। सब मतलब वोट प्रतिशत के लिहाज से भी देखें, सीटें तो खैर निकाल पाने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। अन्य जो निर्दलीय हैं वो फिर भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप समझिए, और जेजेपी की मैं बात करूं तो दुष्यंत सिंह चौटाला 6ठे नंबर पर अगर आ गए हों, वो व्यक्ति जो पिछली बार किंगमेकर रहा हो उसकी इतनी बुरी दशा। अभय सिंह चौटाला, उनका कितना खराब प्रदर्शन उनका रहा, उनकी पार्टी का रहा। मतलब ये वो दल इनेलो और जेजेपी को भी, भले ही इनेलो से अलग निकल करके जननायक जनता पार्टी अस्तित्व में आई हो, लेकिन ये वो दल था जिसने सत्ता बनाई हरियाणा में कई बार। वो दल आज इतनी बुरी स्थिति में सिमटता हुआ अगर नजर आ रहा है तो अंदाज़ा लगाइए कि हरियाणा में क्षेत्रीय दलों ने कितना बुरा प्रदर्शन किया है। और शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुख्य फाइट है, लेकिन कुछ सीटों पर ये दल प्रभावशाली भूमिका में रहेंगे, ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था। अब जब विश्लेषण होगा और विस्तार से और तफसील से, तो ये हो सकता है देखने में मिले कि बहुत सी सीटों पर इन दलों ने दरअसल कांग्रेस को डेंट पहुंचाया। बस इतनी ही भूमिका इन दलों की रही, बाकी ये कोई अपना प्रदर्शन बेहतर नहीं कर पाए, अपना प्रदर्शन नहीं सुधार पाए। चलिए इसी से जुड़ा एक और सवाल कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनावों में जनता ने एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है, और वहीं जम्मू क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन भी ठीक रहा, मगर उसकी सरकार नहीं बन गई। वहां के नतीजे को आप किस तरीके से देखते हैं? जी तनु, जम्मू कश्मीर में जिस तरह के इस वक्त रुझान जो अब नतीजों में लगभग तब्दील हो चुके हैं, नज़र आ रहे हैं, वो आशा के अनुरूप हैं। चाहे एग्जिट पोल की बात कर लीजिए, चाहे जिस तरह के राज्य के समीकरण हैं, उसमें इसी तरह के नतीजों की अपेक्षा थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को भारी बहुमत जम्मू कश्मीर में मिला है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस, उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। कांग्रेस की कुछ आध सीटें निकली हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जम्मू कश्मीर में। अगर भारतीय जनता की पार्टी की बात करूं मैं माफ़ कीजिएगा, बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी को कोई बहुत ज़्यादा, हालांकि जो उम्मीद थी उसको लग रहा था कि घाटी से तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा बीजेपी को कभी भी नहीं रही है, लेकिन 370 जब हटा वहाँ से, उसके बाद जो माहौल जम्मू कश्मीर का बना, उसमें बीजेपी का कहना तो यही था कि जम्मू में उसकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी और वो स्वीप करती हुई नज़र आएगी जम्मू क्षेत्र को। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कोई बहुत ख़राब प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में बीजेपी का नहीं है। पिछली बार जो सीटें मिली थी उससे एक आध सीट कुछ कम भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल के रुझानों में नज़र आ रही है। तो ये कोई बहुत ख़राब प्रदर्शन बीजेपी का नहीं है। हालांकि जो अपेक्षा थी उसको कि उसकी सीटें 35 से 40 के आसपास आएंगी या वो सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरेगी जम्मू कश्मीर में, ऐसी स्थिति तो नज़र नहीं आ रही है। और अब तो ऐसा होना भी संभव नहीं है, क्योंकि जो रुझान है इस वक्त वही नतीजों में तब्दील होंगे, आप इसको समझ लीजिए। तो जिसमें प्रचंड बहुमत के साथ एनसी और कांग्रेस की सरकार बन रही है जम्मू कश्मीर में। अब पीडीपी का जो प्रदर्शन है वो बड़ा निराशाजनक है। सिर्फ 3 सीटें, मतलब बड़े पैमाने पर सीटों का नुकसान पीडीपी को हुआ है। महबूबा मुफ्ती आई बाहर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने हार को स्वीकार किया। उन्होंने ये ज़रूर धन्यवाद जताया जम्मू कश्मीर की आवाम का कि उन्होंने एक निर्णायक बहुमत दिया है, एक निर्णायक सरकार बनाई है, जिसकी वजह से जोड़ तोड़ की कोई गुंजाइश, उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था कि कोई जोड़ तोड़ की सरकार बनाने की कोशिश अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक डिसाइसिव मैंडेट जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है। इसका धन्यवाद उन्होंने जताया, आभार व्यक्त किया जनता के लिए, और जो नतीजे आए उसको उन्होंने स्वीकार किया। अब पीडीपी के प्रवक्ता जो अलग अलग मंचों पर बैठ करके इस वक्त पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पीडीपी को बीजेपी के साथ जाने का, उनके साथ गठबंधन करना और सरकार बनाना, ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया, जिसकी वजह से पीडीपी का वोट सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ शिफ्ट हो गया और बड़ी जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने दर्ज कराई जम्मू कश्मीर में। एक और बड़ी ख़ास बात है, जम्मू कश्मीर में जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उनमें
आम आदमी पार्टी एक सीट जीत पाने में कामयाब हुई है। 4,000 के अंतर से, 4 या 5,000 के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार को आम आदमी पार्टी ने डोडा से हराया है। ये कोई भी छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपना खाता आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में खोला है। तो इस तरह से अगर विश्लेषण किया जाए जम्मू कश्मीर का, तो जिस तरह से एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे, कमोबेश उसी तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर में बनती हुई नजर आ रही है। वही एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आने वाले समय में महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों का क्या उन राज्यों पर भी असर पड़ेगा? देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे जब सामने आए तो उन नतीजों ने जो इशारा किया कि हरियाणा में बीजेपी सत्ता से बाहर होने जा रही है और जम्मू कश्मीर में भी वो सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है, तब विपक्षी खेमे के तमाम नेताओं ने ये बोलना शुरू कर दिया कि देखिए, अभी हरियाणा का चुनाव हार रही है बीजेपी, आने वाले समय में महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। तो इस लिहाज से देखें तो इन विधानसभा चुनाव का जाहिर तौर पर जो आने वाले 3 राज्यों के चुनाव हैं उन पर असर तो पड़ने वाला था। अब जब ये स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना लेगी, तब इस तरह की बहुमत के साथ जीत हरियाणा में मिलना, हिंदी पट्टी के इस महत्वपूर्ण राज्य में मिलना, ये बीजेपी के लिए बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा चुनाव में जहां बहुमत से इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी रह गई, उसके बाद अब जो विधानसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर से सब जानते हैं कि बीजेपी को कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। हालांकि वो उसको लग रहा था कि अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के वो भरती है तो किसी तरह से कुछ मैनेजमेंट इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का रहेगा कि वो वहाँ पर सरकार बना पाए। लेकिन वो मतलब बहुत सारी संभावनाओं पर और बहुत से समीकरणों पर निर्भर करता। हरियाणा में तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बीजेपी को कि वो सरकार फिर से बनाएगी। लेकिन अब जब ये स्थिति बन गई है तो बीजेपी को एक बूस्ट ज़रूर मिला है इससे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जैसा मैंने अभी जिक्र किया, जो प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का, उससे न सिर्फ कार्यकर्ता, पूरा बीजेपी का कैडर वो निराश हुआ, बल्कि जो नेतृत्व था भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर भी एक इस तरह की बात ने ज़रूर घर किया कि भाई हमने तो इतनी कोशिशें करी और माहौल भी हमको लग रहा था हमारे पक्ष में है, लेकिन जनता अब कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के दूसरी तरफ भी देख रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी एक निराशा थी। अगर हरियाणा में भी हार गई होती पार्टी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में समझ लीजिए कार्यकर्ताओं को उनका मोरल बूस्ट करना ये बहुत मुश्किल हो जाता और उन राज्यों के समीकरणों में भी इसका असर पड़ता, क्योंकि अब हरियाणा जीतने के बाद जैसे महाराष्ट्र में पार्टी को गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है, वहाँ पर अब उसकी स्थिति और मजबूत होगी। फिर आने वाले समय में दिल्ली में फरवरी में चुनाव होना है, महाराष्ट्र के साथ झारखंड का चुनाव होना है। इसमें पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसको लगेगा कि नहीं, हम अभी भी, हमारी विनेबिलिटी जो है वो कम नहीं हुई है। कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज जाएगा कि पार्टी अगर वो मेहनत करें, जम करके मेहनत करेंगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में, झारखंड में या दिल्ली में भी पार्टी का प्रदर्शन कार्यकर्ताओं की मेहनत से सुधर सकता है। इस तरह का एक संदेश तो हरियाणा के इन चुनावी नतीजों ने ज़रूर दिया है बीजेपी के भीतर। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो नतीजे आए हैं चुनाव के, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में असर जरूर डालेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समर्थ जी हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़े रहने के लिए। तो आपने देखा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों के जो रुझान है वो साफ नजर आ रहे हैं, वो आपके सामने है। फिलहाल इसी से जुड़ी सभी अपडेट के लिए देखते रहिए जनहितैषी। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।